हम लोगों के जीवन में अक्सर बुरा वक्त आता है। उस समय हमारी मदद कौन करता है? अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नामक गांव में संजय नाम का किसान मजदूर रहा करता था। वह मजदूरी से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता था। इसी तरह संजय ने एक दिन सोचा, आज खेत का काम खत्म हो जाएगा, अब पता नहीं उसके बाद मुझे कहाँ काम मिलेगा। यह सोचता हुआ वह अपने घर पहुँचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रानी को आवाज़ लगाई, बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं नहाकर आता हूँ, तुम मेरे लिए खाना तैयार करो। रानी उसके लिए खाना बनाने लगी। इस तरह संजय को घर में खाली बैठे हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इस तरह हम कितने दिनों तक बिना काम के रहेंगे? इस तरह तो हमारे जमा किए हुए पैसे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई काम ढूंढना तो पड़ेगा। संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस गांव में अब अगली फसल आने तक कोई काम नहीं मिलेगा और अगली फसल आने में अभी 6 माह की देर है, इसलिए मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। रानी ने कहा, क्यों ना हम शहर में जाकर कोई काम ढूंढें। संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम भी मेरे साथ काम करने चलोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं कल सुबह अकेला ही जाता हूँ और कोई ना कोई काम ढूंढ लेता हूँ। रानी ने उसको कहा कि तुमको इस तरह शहर में जाते ही काम कौन देगा। तुम एक काम करो, पास के शहर में तुम्हारे चाचा बंसीलाल रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह काफ़ी अमीर हैं, उनकी जान पहचान भी काफ़ी होगी, वह तुमको कोई ना कोई काम अवश्य दिलवा ही देंगे। संजय को उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा, चाचा मेरी सहायता अवश्य करेंगे। पिछली बार जब वह हमारे पास आए थे तो उन्होंने मुझे शहर आने के लिए कहा था। संजय अगले दिन ही शहर चला गया। वह जाते हुए रास्ते में सोच रहा था, चाचा मुझे बहुत पसंद करते हैं, वह मेरी सहायता अवश्य करेंगे। इस तरह सोचता हुआ संजय शहर पहुंच गया। उसके चाचा ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। उस समय उनके पास एक आदमी पैसे लेने आया। बंसीलाल उसको देखकर खुश हुआ और बोला, आओ किशन, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले जाओ। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन मालिक, आप रुपए के ऊपर 10% ब्याज लेते हैं, मुझ पर दया कीजिए। इस बार मैं आपको रुपए के ऊपर 5% ब्याज दे पाऊंगा। बंसीलाल ने उसकी बातें सुनकर गुस्से में कहा, मैं अपना ब्याज कम नहीं करूंगा, अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ, वरना रहने दो। आज अगर मैंने तुम्हारा ब्याज कम कर दिया तो कल को गांव के और भी लोग बोलेंगे, मैं अपना नुकसान नहीं होने दे सकता। किशन ने उसकी बात सुनकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, आप नाराज़ मत होइए, आप जितना ब्याज कहेंगे मैं उतना ही दूंगा, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। यह कहकर किशन ने अपनी जेब से ज़मीन के कागजात निकाले और बंसीलाल को दे दिए और कहा, सेठ जी, आपने ज़मीन के कागज़ मांगे थे, इसलिए मैं साथ लेकर आया हूँ। बंसीलाल ने उससे कागजात रखकर पैसे दे दिए और कहा, समय पर ब्याज नहीं दे पाए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। किशन पैसे लेकर चला गया। जब वह वापस जा रहा तो सामने से संजय आता है। उसने किशन से कहा, यहाँ पर बंसीलाल जी का घर कहाँ है? किशन ने उसको देखकर पहचानते हुए कहा, तुम पास के गांव के संजय सिंह हो ना? संजय ने भी उसे पहचान लिया और पूछा, तुम किशन हो? दोनों को आपस में मिले हुए बहुत साल हो गए थे। दोनों आपस में बातें करने लगी। किशन ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो क्या? संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, किसी काम से नहीं आया, बल्कि काम की तलाश में आया हूँ, क्योंकि गांव में खेत का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ कोई काम ढूंढा जाए। इसी शहर में मेरे चाचा बंसीलाल जी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। किशन ने उससे कहा, अभी तुम अपने चाचा के पास हो आओ, यहाँ पास में ही मेरा घर है, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मेरे घर आ जाना। उसके बाद संजय अपने चाचा के घर चला गया। बंसीलाल ने संजय को देखकर पूछा, कहो संजय, कैसे आना हुआ? संजय ने कहा, चाचा जी, गांव में खेत का काम खत्म हो गया है, आपने मुझसे कहा था कि शहर आ जाओ, कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा, इसलिए मैं आपके पास चला आया। बंसीलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी एकदम तुम्हें कहाँ काम मिलेगा, अभी तो मेरी नज़र में कोई काम नहीं है।
तुम एक काम करो, अभी आराम करो और भोजन कर लो, इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। संजय के आने की बात बंसीलाल ने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। उसने कहा, आपका दिमाग खराब है क्या? वह हमारे घर में रहकर काम ढूंढेगा और इसके लिए खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी इस तरह के गरीब लोग हमारे घर में नहीं रह सकते। तुम उसे जाने के लिए बोल दो। बंसीलाल ने कहा, तुम जरा धीरे बोलो, अगर वह सुन लेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। अब वह आ ही गया है तो उसे कुछ दिन रहने दो। कुछ दिनों के बाद काम न मिलने का बहाना बनाकर उसे वापस भेज दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, अगर वह ज़्यादा दिन रहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बंसीलाल ने कहा, ठीक है, अब वह आया है तो उसे खाने के लिए कुछ दे तो दो, बड़ी दूर से आया है। बंसीलाल की पत्नी ने कहा कि वह सामने 2 रोटियां पड़ी हैं, वह ले जाकर उसे दे दो और अपने घर के बाहर जो झोपड़ी है उसको वहीं रहने के लिए बोल दो। उसे घर के अंदर लेकर मत आना। इसके बाद बंसीलाल ने वह रोटियां ले जाकर संजय को खाने के लिए दी और कहा, संजय, यह रोटी लो और खाने के बाद बाहर झोपड़ी में सो जाना। तुम्हारी नौकरी के बारे में कल सुबह सोचेंगे। बंसीलाल रोटियां लेकर अंदर गया। जब वह खाने लगा तो उसने देखा कि रोटियों में बदबू आ रही थी। उसने सोचा, लगता है कि यह कल की बासी रोटियां हैं, अगर मैं इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। यह सोचकर उसने रोटियों को बाहर फेंक दिया और जाकर झोपड़ी में सोने की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि अंदर चारपाई भी टूटी पड़ी है। यह देखकर वह मायूस हो गया। वह सोचने लगा, जब चाचा जी मेरे घर आए थे तो मैंने उन्हें इतने आदर सम्मान के साथ रखा था। यह सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन सुबह उठकर संजय बंसीलाल के पास गया और बोला, चाचा जी, रात को मैं सो नहीं पाया क्योंकि जो चारपाई झोपड़ी में पड़ी थी वह सोने लायक नहीं थी और मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। बंसीलाल को संजय की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अंदाज में कहा, एक तो तुम्हें रहने की जगह दी और ऊपर से तुम शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हें वहीं रहना होगा। बंसीलाल की बातें सुनकर संजय ने कहा, चाचा जी, आप तो बुरा मान गए, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। उसके बाद उसने कहा कि चाचा जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? तभी उसकी चाची आ गई। उसने संजय से कहा, यह लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियां बनाई हैं, इसको खा लो। संजय रोटी खाने लगा और बोला, चाची, यह रोटियां तो अच्छी हैं, कल रात तो आपने मुझे बासी रोटियां दे दी थी, उसमें इतनी बदबू आ रही थी कि मैं उसे खा भी नहीं सका, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। यह सुनकर उसकी चाची गुस्से से बोली, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें बासी रोटियां दी थी? उसके बाद उसने कहा, मेरे पास तो यही खाना है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। संजय ने यह सुनकर कहा, चाची जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे लगा शायद आपने गलती से मुझे बासी रोटियां दे दी। इस तरह जितने भी दिन संजय वहाँ रुका, एक भी दिन ढंग से खाना नहीं खा सका और ना ही सोने के लिए कोई ढंग की जगह दी गई। यह सब देखकर संजय बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, लगता है मेरा यहाँ रहना चाचा चाची को पसंद नहीं, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसने सोचा, जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बंसीलाल ने उसको देखा तो पूछा, संजय, क्या सोच रहे हो? संजय ने कहा, कुछ नहीं। बंसीलाल ने कहा, यह सामने कुछ कपड़े पड़े हैं, इनको ले जाकर नदी में धोकर सुखा लाओ। संजय कपड़े लेकर नदी पर चला गया और वहाँ से कपड़े धोकर घर ले आया। उसके बाद बंसीलाल ने उसे घर का सामान लाने के लिए भेज दिया। वह घर का सामान लेकर शाम को घर वापस पहुँचा। उसके बाद बंसीलाल ने अगले दिन संजय को बुलाकर कहा, मैंने बहुत लोगों से तुम्हारी नौकरी के बारे में बात की, लेकिन किसी के पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए अभी तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। जैसे ही मुझे किसी काम का पता चलेगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। संजय ने उनकी बातें सुनकर कहा, ठीक है चाचा जी, मैं अभी अपने गांव के लिए निकलता हूँ। संजय दुखी मन से सोचता हुआ वापस जा रहा था कि मैं कितनी उम्मीद से चाचा जी के पास आया था। मुझे लगा था वह मुझे काम दिलवा देंगे, लेकिन काम की तो बात दूर है, उन्होंने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। यह सोचते हुए संजय वापस जा रहा था, तभी रास्ते में उसका दोस्त किशन उसे मिला। किशन ने उससे पूछा, क्या चाचा जी ने कोई काम दिलवाया? संजय ने दुखी मन से सारी बातें किशन को बताईं। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे चाचा जी के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन वह तुम्हारे चाचा जी हैं, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा।
इस गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो तुम्हारे चाचा जी को कोसता ना हो। फिर किशन ने कहा, चलो छोड़ो, अब क्या तुम अपने गांव वापस जा रहे हो? संजय ने कहा, गांव लौटने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ बिना काम किए मैं कैसे रहूँगा? किशन ने कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं तुम्हें तनख्वाह के साथ खाना और रहने की जगह भी दूंगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम कल से काम पर आ सकते हो। संजय किशन की बात सुनकर खुश हो गया। किशन ने कहा, मैं लोगों के घर घर जाकर दूध बेचता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो जो भी दूध में से कमाई होगी उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि सुबह उठकर मेरे साथ गाय का दूध निकालना है और फिर लोगों के घर घर जाकर देना है। संजय ने उसकी बातें सुनकर कहा, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किशन उसको साथ लेकर घर आ गया। किशन ने घर आकर संजय के बारे में अपनी पत्नी को बताया। वह बहुत समझदार महिला थी। उसने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आप दोनों खाना खा लीजिए। संजय खाना खाकर खुश हो गया। उसने किशन से कहा, आज बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खा रहा हूँ, नहीं तो चाचा जी के यहाँ तो मुझे सूखी रोटियाँ ही खाने को मिलती थीं। किशन की बीवी ने उसकी बातें सुनकर कहा, भैया आपको यहाँ रोज़ अच्छा ही खाना मिलेगा, इसे आप अपना घर समझें। यह सुनकर संजय की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अपने लोगों से अच्छे तो यह लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। भोजन करने के बाद किशन ने उसे अपने घर के अंदर ही सुला दिया और कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह होते मैं तुमको उठा लूँगा। संजय ने उसकी बातें सुनकर अपने आंसू पोंछे और आंसू छुपाते हुए कहा, किशन मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा। उसके बाद संजय आराम करने लगा और सोचने लगा, यहाँ कितना अच्छा महसूस हो रहा है। जितना कुछ किशन के पास है उसमें ही इसने मुझे कितनी इज्जत से रखा है। और दूसरी तरफ मेरे धनवान चाचा जी, जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। यह सारी बातें सोचता हुआ संजय सो गया। अगली सुबह किशन ने उसे उठाया और दूध निकालने के लिए कहा। किशन के साथ साथ उसकी पत्नी भी गाय का दूध निकालती है। किशन के पास 3 गाय थीं। दूध निकालने के बाद किशन ने संजय से कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें सारे घर दिखा देता हूँ जिनके घरों में कल तुम्हें दूध देना है। इस तरह वह संजय को अपने साथ ले गया। किशन ने अपने ग्राहकों से संजय का परिचय करवाया और उनसे कहा कि कल से यह आपके घर दूध देने पहुंचाने के लिए आएगा। संजय बहुत समझदार था। उसके बाद रोज़ सुबह तीनों दूध निकालते और संजय किशन अलग अलग घरों में जाकर दूध देने के लिए चले जाते। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीना पूरा होने के बाद किशन ने संजय को पैसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे इस महीने की कमाई है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जाना चाहते हो तो एक बार जाकर उनसे मिल आओ। संजय ने उसकी बातें सुनकर कहा, किशन मुझे समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारा उपकार कैसे भूलूंगा। जो मेरे अपने रिश्तेदार थे, मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया और तुमने बचपन की दोस्ती को याद रखते हुए मेरी इतनी सहायता की। किशन ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो। इस तरह संजय ईमानदारी से काम करके पैसे कमाता और हर महीने पैसे घर भेज देता। इस तरह से 6 माह व्यतीत हो गए। एक दिन संजय ने किशन से कहा, अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे मेरे गांव में भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन जब भी शहर आओगे तो मेरे घर अवश्य रुकोगे। संजय ने कहा, किशन तुमने दोस्त के नाते मुझे बहुत सम्मान दिया है और मुझे काम भी दिया, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह संजय अपने गांव के लिए निकल गया। चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा 2 डाकू शहर में डाका डालने की बातें कर रहे थे। संजय उनकी बातें सुनने लगा। उसके बाद संजय ने सोचा, मैं इनका चुपचाप पीछा करता हूँ, सही मौका देखकर शोर मचा दूंगा। संजय उनका पीछा करने लगा। उसने देखा कि यह तो उसके चाचा जी के घर जा रहे हैं। वह समझ गया कि यह दोनों डाकू वहीं डाका डालेंगे। उसने सोचा, यह दोनों बहुत ताकतवर हैं, मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर पुलिस को खबर करने गया तो यह दोनों मेरे आने से पहले ही घर को लूटकर भाग लेंगे। किशन का घर पास में ही था। वह दौड़कर किशन को लेने के लिए चला गया। उधर डाकुओं ने बंसीलाल और उसकी पत्नी को बांधकर सारा धन लूट लिया। उसके बाद दोनों अभी घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी संजय और किशन ने सामने से आकर उनका रास्ता रोक लिया। संजय ने उनको कहा,
अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यह सारा पैसा यहाँ रखकर वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। डाकुओं ने उनकी बातें सुनकर कहा, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसा कहकर उन्होंने किशन और संजय के ऊपर हमला कर दिया। संजय और किशन दोनों ही ताकतवर थे। कुछ झड़प होने के बाद उन्होंने डाकुओं से लूटा हुआ धन वापस छीन लिया। दोनों डाकू डरकर वहाँ से भाग गए। उनके जाने के बाद संजय ने किशन से कहा, यह दोनों तो भाग गए, अब चाचा जी को उनका पैसा वापस करके आते हैं। किशन ने उसकी बातें सुनकर कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, वैसे भी यह पैसे तो डाकुओं ने उनसे लूट ही लिए हैं। क्यों ना तुम इन पैसों को अपने पास रख लो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। संजय ने किशन की बातें सुनकर कहा, अगर मैं यह सब करूँगा तो मेरी और उनके बीच में क्या अंतर रह जाएगा। चलो अंदर चलते हैं, उनको पैसा वापस देकर आते हैं। दोनों ने अंदर जाकर देखा तो चाचा चाची बंधे हुए थे। संजय और किशन ने उन दोनों को खोला और उनके सारे पैसे उनको वापस कर दिए। बंसीलाल यह देखकर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि तुम दोनों कितने अच्छे इंसान, मैंने तुम्हें कितना बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी तुम दोनों चोरों से लड़कर मेरा पैसा वापस लेकर आए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। संजय ने कहा, चाचा जी कोई बात नहीं, लेकिन यह सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, मेरे दोस्त किशन ने मेरा पूरा साथ दिया है। यह बताकर संजय वापस जाने लगा। उसको वापस जाते देखकर बंसीलाल ने कहा, तुम कब तक गांव में रहकर मजदूरी करोगे? मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और तुम यहीं शहर में रहकर कोई अच्छा सा काम कर लो। लेकिन संजय ने मना कर दिया। बंसीलाल ने किशन से कहा, मैंने जो तुमको पैसे दिए हैं तुम्हें उसका ब्याज देने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं वापस दे जाना। उस दिन के बाद से बंसीलाल ने ब्याज पर पैसे देने बंद कर दिए और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।